हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया वेज या मोड्स ऑफ इंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है या इंटरनेशनल व्यापार करना चाहता है तो उसे कौन कौन से मोड्स और वेज को अपनाना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स। ओके, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस को कैरी करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, एज वेल एज कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ओके, तो कुछ प्रोसीजर्स हैं, तो इस वीडियो में हम लोग प्रोसीजर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ लेंदी प्रोसेस हैं जिन्हें हर एक ट्रेडर को फॉलो करना होगा अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है। अगर हम एक देश के अंदर व्यापार कर रहे हैं, एक कंट्री के अंदर व्यापार कर रहे हैं और ट्रेडर और बायर दोनों सेम कंट्री के हैं या सेलर या बायर दोनों सेम कंट्री के हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर या लॉस को बहुत ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि कानून को तोड़ करके हम बिज़नेस करेंगे, कानून के अगेंस्ट जा कर के बिज़नेस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसीजर या रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, उन्हें हम फॉलो अप करना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर एंड उनके डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। इंक्वायरी करेंगे और कोटेशन को सेंड करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट को या हमारे प्रोडक्ट के डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होंगे। एक्सपोर्टर कैन बी इन्फॉर्म ऑफ सच एन इंक्वायरी। ओके, एक्सपोर्टर को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, तो इंक्वायरी के थ्रू किया जाएगा। ओके, एक्सपोर्टर कैन बी इन्फॉर्म सच एन इंक्वायरी इवन बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट। किसके माध्यम से? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, बट इन बाय द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर के द्वारा होगा। ओके, नेक्स्ट, द एक्सपोर्टर सेंड अ रिप्लाई। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? रिप्लाई सेंड करेगा टू द इंक्वायरी। जो इंक्वायरी किया है, किसने किया है? तो इम्पोर्टर ने किया है। यहाँ पर क्यों हो रहा है इंक्वायरी या हम लोग कोटेशन को क्यों सेंड कर रहे हैं? आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हो किसी एक प्रोडक्ट को लेने और वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही रीज़नेबल होगा, मान लो आप जो प्रोडक्ट लोगे वो बहुत हाई रेट का नहीं होगा, तो हम ईज़िली किसी भी दुकान में जा कर के प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का एंड हाई प्राइस का देखते हैं, यानी दाम बहुत ज़्यादा उसका 50,000 है, 40,000 है, क्या हम लोग रैंडमली किसी स्टोर में जा कर के परचेस कर लेते हैं, या उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, या वही प्रोडक्ट है वो कितने स्टोर में किस किस प्राइस में अवेलेबल है, वो स्टोर जो है या वो जो शॉप है वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद हम एक प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। द एक्सपोर्टर सेंड अ रिप्लाई। एक्सपोर्टर क्या करेगा? रिप्लाई सेंड करेगा टू द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन। वो कोटेशन के फॉर्म में सेंड करेगा। ओके, अब रेफर टू एज प्रोफार्मा इनवॉइस, और वो क्या रेफ़र करेगा? वो प्रोफार्मा इनवॉइस रेफ़र करेगा। ओके, अगर किसी भी एक्सपोर्टर के पास इम्पोर्टर जो है वो इंक्वायरी करता है या एडवर्टीज़मेंट में वो दिखाता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? उस एडवर्टीज़मेंट का रिप्लाई करेगा। इंक्वायरी जो इम्पोर्टर के द्वारा हो रहा है वो उसको रिप्लाई देगा थ्रू कोटेशन, और कोटेशन किसको रेफ़र करता है? तो प्रोफार्मा इनवॉइस को रेफ़र करता है। हम लोगों ने प्रोफार्मा इनवॉइस के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है।
आइए देख लेते हैं यहाँ पर फिर क्या बोलता है। द प्रोफार्मा इनवॉइस कंटेन, प्रोफार्मा इनवॉइस जो है वो कुछ कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द प्राइस एट विच द एक्सपोर्टर इज़ रेडी टू सेल द गुड्स। ओके, इसमें प्राइस मेंशन होता है, जो एक्सपोर्टर जो है प्रोडक्ट को उसी प्राइस में सेल करेगा, उसी प्राइस में वो दाम में बेचेगा। इज़ रेडी टू सेल द गुड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन केवल प्राइस ही नहीं होता है, प्राइस के साथ और भी चीज़ें मेंशन होती हैं जिसके तहत जो इम्पोर्टर है वो ज़्यादा कुछ जान पाएगा प्रोडक्ट के बारे में। and also provide information about the quality, grade, size, weight, made of delivery, type of packaging and payment term। ये सारा चीज़ जो है वो कंटेन करेगा प्रोफार्मा इनवॉइस, जहाँ पर हर एक इम्पोर्टर जो है वो ये जान पाएगा कि हम जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं या जो एक्सपोर्टर है जो हमें एक्सपोर्ट करने वाला है ये प्रोडक्ट, वो उसका प्राइस क्या है। ओके, देन वो जो गुड बेचने को तैयार है तो गुड्स का क्वालिटी क्या है। क्वालिटी बहुत मैटर करता है। अगर हम कहीं पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितना हम खर्च कर रहे हैं क्या उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट का क्वालिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हम हमेशा इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। ओके, क्योंकि आज का कस्टमर जो है वो अवेयर है, एज वेल एज उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, यानी बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं जिनके पास जा कर के और जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं और जो प्रोडक्ट ये ख़रीदने वाला है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो ज़रूर वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। यानी लिमिटेड सेलर नहीं है, सेलर भी बहुत सारे हैं और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं। तो जब एक कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो वो हमेशा मेक श्योर करने का प्रयास करता है कि हमें क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। ओके, साइज़, वेट, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट कितना होगा, मेड ऑफ डिलीवरी। ओके, कैसे हम डिलीवरी देंगे, यानी जो एक्सपोर्टर है वो बताएगा कि अगर हम इंपोर्टर को गुड सेंड कर रहे हैं तो सेंड करने का तरीका क्या होगा, मोड क्या होगा, टाइप ऑफ पैकेजिंग एंड पेमेंट टर्म। अगर आपको गुड पसंद आ गया है तो आप कैसे उसका पेमेंट कर पाओगे, ये सारा कुछ कौन कंटेन करता है, तो प्रोफार्मा इनवॉइस कंटेन करता है। तब अगर इंपोर्टर को लगता है कि हाँ ये जो एक्सपोर्टर है वो सारा इन्फॉर्मेशन उसने जेन्युइनली दिया है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो वो फिर आफ्टर डैट उसे परचेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, यानी मांग पत्र। एक्सपोर्ट प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल, इट प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच। जब इम्पोर्टर को गुड्स पसंद आ जाएगा तो फिर वो उसके रिगार्डिंग कुछ तो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा, मांग पत्र देगा। तो उसके बाद जब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल हो जाएंगे दोनों के साइड से, देन इट प्लेस एन ऑर्डर। फिर इम्पोर्टर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच। तब जा कर के एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स को डिस्पैच करेगा। जब तक इम्पोर्टर के द्वारा रिप्लाई नहीं आ जाता है या जो वो कोटेशन उसने सेंड किया, जिसे हमने प्रोफार्मा इनवॉइस बोला, तो प्रोफार्मा इनवॉइस तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को सेंड कर रहा है। जब तक वो उसको रीड नहीं करेगा, जानेगा नहीं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर कैसे वो ऑर्डर प्लेस करेगा। आफ्टर दैट दिस ऑर्डर ऑल्सो नोन एज इंडेंट कंडीशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ऑर्डर प्राइस टू बी पेड। ओके, देन डिलीवरी टर्म्स, पैकेजिंग एंड मेकिंग डिटेल्स एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ये सारा को वो कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट, असेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट।
जो इम्पोर्टर है वो उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि उसका गुडविल कैसा है, रेपुटेशन कैसा है। ओके, एक्सपोर्टर मेक इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर क्या करेगा, पहले उसने डिमांड के अनुसार या इंक्वायरी के अनुसार उसने कोटेशन को सेंड किया। जब उसने कोटेशन को सेंड किया, या हम प्रोफार्मा बोल सकते हैं, तो उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लग गया है तो उसके बाद देखना है कि एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर चेक करेगा क्रेडिट वर्दीनेस को। किसके क्रेडिट वर्दीनेस को, इम्पोर्टर के। अगर इम्पोर्टर प्रोडक्ट मंगवा रहा है, क्या इम्पोर्टर पेमेंट करने के लायक है, क्या इम्पोर्टर हमें समय पे भुगतान कर देगा, कि केवल वो प्रोडक्ट को चेक करना चाहता है या फिर वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो ये भी देखेगा कौन, एक्सपोर्टर देखेगा। अगर एक्सपोर्टर ने गुड्स सेंड कर दिया है तो क्या इम्पोर्टर उसके रिगार्डिंग पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक होगा कि मार्केट में उसका रेपुटेशन कैसा है। ओके, द मिनिमाइज सच रिस्क मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। मतलब एक्सपोर्टर ये चाहता है कि हम बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो या बाद में हमें कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट का डिमांड कर देता है कि आपका प्रोडक्ट तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, लेकिन आप लेटर ऑफ क्रेडिट आप हमें दे दो ताकि हम बाद में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ गारंटी। ये क्या है, एक तरीके का गारंटी इशूड बाय द इम्पोर्टर्स। किसके द्वारा इशू किया जाएगा, तो इम्पोर्टर के द्वारा इशू किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड पेमेंट कौन करेगा, तो पेमेंट इम्पोर्टर करेगा। किसको करेगा, तो एक्सपोर्टर को करेगा। तो एक्सपोर्टर के पास एक श्योरिटी होना चाहिए, उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए जिससे वो अश्योर हो जाए कि हाँ, कि हमें इम्पोर्टर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। Issued by the importer bank that it will be honor payment up to a certain amount of export bill to the bank of the exporter, यानी एक्सपोर्टर के बैंक में उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का गारंटी हो जाता है कि जिसमें एक्सपोर्टर भी है वो संतुष्ट हो जाता है कि आगे हमें लॉस को फेस नहीं करना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि कुछ ऐसे भी इम्पोर्टर होते हैं जो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं और फिर बाद में वो उसका भुगतान भी नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। ओके, जब तक एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं होगा तो कोई भी देश जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट को। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होगा तभी हम इंटरनेशनल ट्रेड में ईज़िली प्रोडक्ट को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। जिस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो ये एक क्लियरली डिफाइन करता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैपेबल है ड्राइव करने के लिए, उसी प्रकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो लाइसेंस है वो डिफ़ाइन करता है कि गवर्नमेंट ने इसको ऑथोरिटी दिया है या ऑथराइज्ड हुआ है लॉ के अकॉर्डिंग कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपने देश में वैसा प्रोडक्ट नहीं लाना चाहेगा या उन लोगों के साथ वैसे ट्रेड नहीं करना चाहेगा जिनसे देश को या देशवासियों को कोई हानि हो। तो वो लाइसेंस देने से पहले बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जब हम एक्सपोर्ट लाइसेंस का डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया ओके इज़ सब्जेक्ट टू कस्टम लॉ। किसका सब्जेक्ट है ये, कस्टम लॉ का सब्जेक्ट है। ओके, विच डिमांड that the export firm must have an export license। क्या डिमांड वो करता है कि एक्सपोर्ट फर्म जो है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए बिफोर इट प्रोसीड्स विथ एक्सपोर्ट। उससे पहले कि वो किसी प्रोडक्ट को प्रोसीड करे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो देखना होगा कि जिस कंपनी से या जिस फर्म से हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं क्या वो
उसके पास लाइसेंस है क्या, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है, गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है कि वो, या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है लाइसेंस देने के बाद कि हाँ आप अब अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा तभी वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में सेल कर पाएगा। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये जो फर्म है जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, ओके, लीगली इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज हम देखते हैं बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं या डुप्लीकेशन का मामला होता है, अडल्ट्रेशन का मामला होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पूरा नहीं करेंगे तो आगे जा कर के प्रॉब्लम्स यही सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं, ओके। नेक्स्ट, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक। अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो कुछ उससे पहले कुछ आवश्यकताएं हैं जो पूरी करनी होंगी। नंबर 1 बोलता है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी भी बैंक में, अगर देश में है तो कोई भी बैंक जो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है उसके बैंक में हम अकाउंट खोल सकते हैं। ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किसके द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, तो रिजर्व बैंक के द्वारा वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। अब आप वैसे बैंक में अकाउंट खुलवा लो जिसका रिजर्व बैंक ने ऑथराइजेशन ही नहीं दिया है या ऑथराइज्ड ही नहीं किया है, अब वो रिज़र्व बैंक में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नज़र में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जा कर के अपने अकाउंट खुलवा लेता है फिर उसके साथ वहाँ कुछ गलत होता है तो उसके लिए फिर आरबीआई जिम्मेदार नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने अकाउंट को खुलवाना चाहता है तो वो ऑथराइज्ड बैंक में जाएगा जो बैंक को आरबीआई ने ऑथराइज्ड किया है। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कोड, जिसे हम आईईसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ओके, नंबर फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड TGFT के द्वारा एक नंबर दिया जाएगा। वो नंबर जो है आईईसी कोड को डिफाइन करता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर होता है। और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और वो किसके द्वारा होगा, रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। रजिस्टरिंग विथ एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और क्या करना होगा, रजिस्टरिंग करना होगा किसके पास, विथ एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। नेक्स्ट, रजिस्टरिंग विथ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, दैट इज ECGC, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। किसके अगेंस्ट होगा, नॉन पेमेंट के, मतलब कि बाद में जाकर के वो मना कर दे कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू क्या करेंगे, हम सेफगार्ड हो जाएंगे कि बाद में हमें नॉन पेमेंट का रिस्क फेस नहीं करना पड़े। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर हर तरीके से सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा रिस्क को फेस कर रहे हैं या हम ज़्यादा लॉस को फेस करने लगेंगे तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो अच्छे से या स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो स्मूथली चलाने के लिए हमें हर टाइप ऑफ रिस्क को मिनिमाइज़ करना होगा और सेफली अपने बिजनेस को रन करवाना होगा। ऐसा नहीं कि जो काम हुआ वो रैंडमली करते चले जा रहे हैं, उसके लिए हम कोई प्रोसीजर या स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑब्टेनिंग द IEC नंबर, जब हम ऑब्टेनिंग करेंगे, फॉर ऑब्टेनिंग द IEC नंबर अ फर्म हैज़ टू अप्लाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉर फॉरेन ट्रेड। अगर हमें IEC नंबर चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का नंबर चाहिए, तो किसको अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड को अप्लाई करना पड़ेगा विथ डॉक्यूमेंट सच एज, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। नंबर 1 सच एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोफाइल,
ओके। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोफाइल अटैच करना होगा। बैंक रिसीव फॉर रिक्वेस्टेड फीस, ओके। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर ऑन द प्रिस्क्राइब ऑफ 2 कॉपीज, ओके, 2 कॉपी, लेकिन साथ में अटेस्टेड करना होगा, ओके। फोटोग्राफ्स अटेस्टेड बाय द बैंकर, वो किसके द्वारा अटेस्टेड करवाया जाएगा? तो बैंकर के द्वारा अटेस्टेड करवाया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट एंड डिक्लेरेशन अबाउट द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के बारे में डिक्लेरेशन होगा, यानी डिक्लेयर किया जाएगा। नॉन एसोसिएशन विथ काउशन लिस्टेड फर्म, ओके। नेक्स्ट, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी एक्सपोर्टर, ये हर एक एक्सपोर्टर के लिए ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, टू गेट रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, ओके। जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है कि वो क्या करें? रजिस्टर्ड करवाएं विथ द अप्रोप्रिएट काउंसिल, और वो कौन सी काउंसिल है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। जब तक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उन्हें आगे फिर फर्दर काम करने का या अच्छे से वो अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, या उन्हें आगे जा कर के और प्रॉब्लम होगा, या फिर वो लॉ के अगेंस्ट जा कर के काम करेंगे। तो एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना होगा। देन रजिस्ट्रेशन विथ ECGC इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। अगर हम लोग इंटरनल ट्रेड करते हैं तो यहाँ भी हमें बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई और रिस्क हो। तो हम क्या करते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली रन हो पाए। उसी प्रकार जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी रिस्क होंगे, क्योंकि अब हम ओवरसीज़ बिजनेस कर रहे हैं, अगर देश के बाहर जा कर के बिजनेस कर रहे हैं तो गारंटी है कि बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ेगा। तो रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन विद ECGC इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, उससे बचने के लिए या रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, ओके। क्या ऑब्टेन करना है? प्री शिपमेंट फाइनेंस को ऑब्टेन करना है। एक्सपोर्टर अप्रोचेज हिज बैंकर, एक्सपोर्टर क्या करता है? अपने बैंकर को अप्रोच करता है फॉर ऑब्टेनिंग, क्या चीज़ ऑब्टेन करने के लिए? प्री शिपमेंट फाइनेंस को ऑब्टेन करने के लिए। टू अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, अगर उसे एक प्री शिपमेंट फाइनेंस नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगा? एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को वो कैसे आगे बढ़ाएगा? ओके, तो एक्सपोर्टर सबसे पहले अपने बैंकर को अप्रोच करेगा कि उसे बैंकर के द्वारा प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाए ताकि वो अंडरटेक कर पाए या आगे बढ़ा पाए एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को। ओके, प्री शिपमेंट फाइनेंस इज़ द फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस वो फाइनेंस है डैट द एक्सपोर्टर नीड्स फॉर प्रोक्योरिंग, एक्सपोर्टर को ज़रूरत होता है प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। ओके, जब तक उसके पास रॉ मटेरियल वो प्रोक्योर नहीं करेगा, लाएगा नहीं, क्या वो किसी भी प्रोडक्ट को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को वो फाइनली बना करके रेडी नहीं कर पाएगा और वो अपने कस्टमर या बायर को नहीं दे पाएगा। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस, जो फाइनेंस मिलेगा एक्सपोर्टर को, वो अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेगा एंड अदर कंपोनेंट्स, और प्रोडक्शन करने में या जिस सामान को बनाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो उसे परचेज करेगा। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स को पैक करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट में जब जाएगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ खर्च आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ओके, तो जब तक उसको पोर्ट तक पहुंचाना है तो उससे पहले भी खर्चे आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, अदर कंपोनेंट्स हैं, देन पैकेजिंग ऑफ गुड्स है,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पोर्ट तक उसे रीच करवाना। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का प्रोडक्शन या गुड्स का प्रोक्योरमेंट। एक्सपोर्टर प्रोसीड्स टू गेट द गुड रेडी एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के द्वारा जो गुड्स के बारे में बताया गया है, जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, वो वैसा ही प्रोडक्ट को रेडी करेगा। इधर फ्रॉम इटसेल्फ goes for producing the goods or else it buy from the manufacturer। चाहे एक्सपोर्टर खुद ही प्रोडक्शन करे, खुद ही उस प्रोडक्ट को बनाए, ओके, जैसा इंपोर्टर ने डिमांड किया है, जैसा इंपोर्टर का रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्टर को वैसे ही गुड्स या प्रोडक्ट को रेडी करना होगा। इटसेल्फ करे, वो खुद से कर भी सकता है। अगर वो खुद से नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेस करेगा, और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट को इंपोर्टर को सेल कर देगा। ओके, तो दो तरीका है, एक वो इटसेल्फ यानी खुद से बनाए, दूसरा वो परचेस करे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 7, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। Compulsory inspection of certain product by the competent agencies or designed by the designated by the government। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड बॉडी है या गवर्नमेंट ने जिसे अप्रूवल दिया है कि आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे किसका, प्रोडक्ट का, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भेजने से पहले या इंपोर्टर तक पहुंचने से पहले गुड्स का इंस्पेक्शन होना बहुत ही कंपलसरी है। तभी हमें पता चल पाएगा कि जो एक्सपोर्टर ने प्रोडक्ट दिया है या जो इंपोर्टर का डिमांड है क्या वैसा प्रोडक्ट है, या जितना उसने पेपर में मेंशन किया है कि हमारे प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है, ये इसके फीचर्स है, क्या वो सारा कुछ उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एट 1963। गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना करके रेडी किया 1963 में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी को चेक किया जाएगा। अगर हम किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देश से मंगवा भी रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्वालिटी चेक होगा, जो भेज रहा है वहाँ भी क्वालिटी चेक होगा। तो क्वालिटी चेक होगा तभी हमको पता चल पाएगा कि जितना उसने क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब किया था अपने कोटेशन में या प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, क्या वो एग्जैक्ट वैसा ही है या नहीं है। तो 1963 में ये एक्ट बनाया गया फॉर दिस पर्पस एंड हैज़ ऑथराइज सम एजेंसीज टू एक्ट एज एन एक्सपेंशन एजेंसीज। ओके, जिसको ऑथराइज किया गया कि आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ओके, अगर यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी या प्रोडक्ट को चेक किया जा रहा है, उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, तो द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिटेड अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे उस समय जो हम बहुत सारे पेपर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे या इंपोर्टर तक रीच करवाएंगे, तो उस समय क्या करना होगा, इंस्पेक्शन करवाने के बाद जो वहाँ पर ऑथराइज्ड बॉडी होगी, जो अथॉरिटी होगा, वो अप्रूवल देगा कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो एज़ पर द डिमांड या क्वालिटी आपका अच्छा है, तो वहाँ पर सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो पेपर क्या डिफ़ाइन करेगा, वो पेपर यही डिफ़ाइन करेगा कि इस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो डिमांड के अनुसार है या ये जो क्राइटेरिया जो है वो इसको फुलफ़िल कर रहा है।
तो यहाँ पर जो एक एक्सपोर्टर है एक उसे भी संतुष्टि होगा कि बाद में कोई भी इंपोर्टर जो है फिर वो उसके अगेंस्ट जा कर के कुछ नहीं कर, क्योंकि एक ऑथराइज्ड बॉडी ने इसे चेक किया है। जब चेक करके बताया गया है तो डेफिनेटली फिर बाद में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो किसी और के द्वारा कराया जाएगा, ना कि एक्सपोर्टर के द्वारा। इंस्पेक्शन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ गुड्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड बाय द स्टार ट्रेडिंग। एग्जाम्पशन है स्टार ट्रेडिंग हाउस, ट्रेडिंग हाउसेज, एक्सपोर्ट हाउसेज, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल जोन जिसे हम EPZ बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम लोग ESEZ एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स दैट इज EOU। ओके, तो आज हम लोगों ने 7th पॉइंट डिस्कस किया है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमें क्या क्या प्रोसीजर अपनाने होते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन।